हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। होली तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप लोग, मस्त हैं होली में। भाई होली के चक्कर में अपने एग्ज़ाम को मत भूलिएगा, होने वाला है और क्लियर भी करना है आप सबको, तो उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग अपना जो सीरीज़ लेके आए थे सुपर 30, इस बैच के रिकॉर्डिंग हम लोग क्या आपको दे रहे थे, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, जिसमें कि हम लोग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराते जा रहे थे। अब देखिए, हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या एग्जाम्स में पूछे गए थे वो सब कराए। और लास्ट में मैं एक बार और बोली थी, फिर से मैं बोल देती हूँ कि लास्ट में अगर आपके पास टाइम रहा तो हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये जो 30 दिनों का है उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक है डाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, देखिए सिंपली अगर बात किया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं रॉ मटेरियल, वो हमारी बॉडी में जाता है। कैसे जाता है? ऑइसोफेगस से, मतलब जो नली होती है उससे होते हुए हमारे पेट स्टमक में जाता है। फिर वहाँ स्टमक से वो डाइजेस्ट होते 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 छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत से क्या होता है, रेक्टम से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये इतनी छोटी सी बॉडी में एडजस्ट करके रखा हुआ है भगवान ने, और ऐसे तरीके से एडजस्ट किया है कि कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे हम आप एक दूसरे को क्लास में डिस्टर्ब करते रहते हैं ना, तो वैसे ही कोई डिस्टर्ब नहीं करता है एक दूसरे को। हाँ, बट कभी भी किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, बट मेडिसिन या फिर अभी तो इतना क्योरेबल चला हुआ है सब कुछ, मेडिसिन इतना आगे बढ़ चुकी है कि हर चीज़ क्योरेबल हो गया है, कोई भी डिजीज़ हो क्योरेबल है। हाँ, अब किसी की किस्मत ख़राब है तो वो अलग बात है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे सेल्यूलोज को ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर भी हम सेल्यूलोज की चीज़ें तो खाते ही हैं। तो देखिए, अब उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, वो सब मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, NTPC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक रिमेन्स प्रोटेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन, म्यूकस, सैलिवरी एमाइलेज या बाइल जूस। बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हमारा जो शरीर रहता है वो सुरक्षित बना रहता है। हाँ, ऐसा क्या है इसमें से? तो देखिए, इसमें ये जो म्यूकस होता है, श्लेष्म होता है ना, ये म्यूकस, ये क्या करता है, हमारे जो अमाशय होता है, मान लीजिए अमाशय का फिगर कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, पॉकेट की तरह होता है। बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनाया है मैंने। तो इसकी जो वॉल होती है ना, इसमें म्यूकस लेयर पाया जाता है, और ये म्यूकस लेयर क्या करता है, ये म्यूकस लेयर सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, कि चोट ना लगे, किसी भी चोट से इसको क्या करता है, सुरक्षित करता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है इस म्यूकस लेयर का, सिर्फ सुरक्षा ही प्रदान करता है क्या? नहीं, ये क्या करता है, ये हम जो है सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी होते हैं ना, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है या एडहेस कर लेता है, उनको चिपका लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो यकृत से पित्त रस कौन प्राप्त करता है, बताइए। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल जूस फ्रॉम लीवर? अमाशय, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ऑइसोफेगस, कौन करता है? देखिए,
हमारा जो ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आप भी जानते हैं ना कि ऐसे होता है, जिसमें कि यहाँ पर क्या होता है, ये स्टमक होता है, अमाशय जिसको कहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आता है, तो यहाँ पे यहीं से सटा हुआ लीवर होता है, फिर इसके नीचे क्या होता है, पैनक्रियाज होता है ना। लीवर हो गया, ये हो गया आपका पैनक्रियाज हो गया, ऐसी ऐसी रचना होती है, ये पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। फिर क्या आता है नीचे धीरे से, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और उसके बाद यहाँ अंदर ऐसे सिकुड़ी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो अब क्या बात हो रहा है कि जो लीवर से पित्त रस निकलता है, ठीक है, वो कहाँ आता है, तो वो आता है आपका छोटी आंत में। वो किस में आता है, वो आता है आपका छोटी आंत, इसमें आता है। और फिर छोटी आंत क्या करती है, उस पित्त रस से, बाइल जूस से क्या करती है, वो डाइजेशन का काम करती है, वो भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट करती है। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर, 10 मीटर, और जिसमें कि 7 मीटर सीधे सीधे तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, 7 मीटर। और ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, वो कितने मीटर का होता है, वो 10 मीटर का होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। यहाँ पर बात हो रही है कि which of the following transports digested and absorbed fats from the intestine। यहाँ पर absorbed fat और digested parts की बात कर रहा है कि इनको कौन है जो कि पूरे शरीर में पहुंचाता है। सॉरी। तो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, शिरा, लसिका, बताइए क्या है, प्लाज्मा होता है या प्लेटलेट्स या वेन या लिम्फ। देखिए हम सबको पता है ना कि जो ब्लड होता है हमारा, ठीक, ये किस चीज से मिलके बना होता है, दो चीजों से। पहला क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो कि ऑलमोस्ट 55% बनाता है पूरे ब्लड का। फिर बाकी के जो बचे हुए होते हैं 45%, वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं कार्ब सेल्स। क्या होते हैं, कार्ब सेल्स होते हैं। अब इस कार्ब सेल्स में क्या क्या पाया जाता है आपका, WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अब इसमें से क्या है जो कि डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, हमारे शरीर में पहुंचाता है। तो प्लाज्मा को तो कट ही कर दीजिए, ठीक, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो इसमें जल होता है, वाटर, प्रोटीन होता है, ठीक, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि जो ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब किसमें पाए जाते हैं, इसी में, प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कंपोनेंट कि किसमें क्या पाया जाता है। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है, तो प्लेटलेट्स वाइट पिगमेंट होता है, आप भी जानते हैं ना, जिसकी कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। डेंगू जब होता है तो देखते हैं ना, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन होने लगता है। तो ये ब्लड, ये पार्ट है ब्लड का, ठीक है। अब बात करते हैं शिरा, वेन्स, नसें तो पहुंचाएंगी, नसें तो ब्लड को पहुंचाती हैं। तो ब्लड में ऐसी कौन सी, पूछ क्या रहा है कि परिवहन क्या करता है, वसा का, तो वसा का परिवहन करता है आपका लसिका, लिम्फ। और ये क्या होता है, लिम्फ एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जो कि WBC और खाद्य पदार्थों को क्या किया रहता है, कैरी किया रहता है, ठीक है। ये खाद्य पदार्थों को और WBC को कैरी किया रहता है, और यही क्या करता है, छोटी आंत से भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। मतलब एकदम लास्ट वाला बात हो रहा है, जहाँ भोजन डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो भोजन फिर डाइजेशन नहीं होता, बॉडी से एक्सक्रेट हो जाता है, निकल जाता है वेस्टेज के रूप में।
तो इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज फूड फाइनली डाइजेस्टेड? बताइए, अमाशय, मुख गुहा, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है वो? अच्छा, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एलिमेंट्री कैनाल का जो आखिरी पार्ट होता है वो होता है बड़ी आंत। तो आप लोग सोचते हो कि बड़ी आंत में जो है भोजन का आखिरी डाइजेशन होता होगा, तभी तो आखिरी पार्ट है। नहीं, भोजन का आखिरी डाइजेशन बड़ी आंत में नहीं होता। बड़ी आंत जो वेस्टेज होता है ना, उसको स्टोर किए रहता है और फिर एक टाइम पे बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, तो आप बड़ी आंत को तो बिल्कुल हटा दीजिए। अब बात हो रही है मुख गुहा की। मुख गुहा में किसका डाइजेशन? अच्छा, ये बता दीजिए कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ या कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन मुख से स्टार्ट हो जाता है? चलिए मैं बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका माउथ से ही। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक, अमाशय की। तो अमाशय का देखिए, ये तो जब नली से निकल के भोजन अमाशय में पहुंचता है ना, तो ये क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों को एसिडिक माध्यम HCl की वजह से एसिडिक माध्यम प्रदान करता है और इससे भोजन क्या होता है, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट के काइम में काइम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जाता है किसमें, धीरे धीरे सरकते हुए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भोजन का अंतिम रूप में पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? बताइए क्या करता है? ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, या ट्रिप्सिन पाइसीकृत वसाओं को पचाता है, या फिर लाइपेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? ये ट्रिप्सिन लाइपेज वसाओं को पचाता है। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, बट प्रोटीन और लाइपेज में उसके क्या क्या, ट्रिप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन वसा और ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट या लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, इसी की बात हो रही है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की, लेकिन किसके साथ, ट्रिप्सिन और लाइपेज के साथ। तो इसका मतलब कि ये क्या करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और ये लाइपेज किसको पचाता है, लिपिड को, वसा को, जिसको कहते हैं फैट, और साथ में क्या कहते हैं, लिपिड भी कहते हैं। ये लाइपेज किसका पाचन करता है, लिपिड का, और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो मैं एक्सप्लेन करने के चक्कर में इसका आंसर आपको दे दी हूँ। तो बताइए, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टमक? कौन सा है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? किसका, कौन सा अम्ल है जो अमाशय में पाया जाता है? तो देखिए, जो HCl होता है ना, ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जब ये भोजन एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स, पैनक्रियाज से निकलने वाले या लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, ये जाके उसको फिर कन्वर्ट करता है क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो अब बात हो गई कि HCl कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है आपका अमाशय से। ठीक है, स्टमक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन? इंडाइजेशन में कौन सी दवा यूज होती है, सल्फा ड्रग, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक या एंटासिड? क्या?
तो देखिए इसमें यूज होता है एंटासिड, ठीक है। अब अपच क्या है, इनडाइजेशन क्या है, तो देखिए अपच होता है कि जब भोजन नली से होते हुए हमारे स्टमक में आता है, ये स्टमक में आता है, तो यहाँ पे इसका माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो अम्लीय माध्यम होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्यों होता है, ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर चटपटा मसालेदार खाने की वजह से, या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे फूड पॉइजनिंग होती है ये सब, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो खाना रहता है ना वो ऐसे नीचे सरक के नहीं जाता इंटेस्टाइन में क्षारीय होने के लिए, और होता क्या है कि यहाँ से फिर एसिड बनना शुरू होता है, कच्ची डकारें आने लगती हैं, पेट भरा भरा महसूस होता है, और ये खाना क्या होता है इंटेस्टाइन में नहीं सरकता, हमको बहुत हैवी फील होने लगता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि भोजन जो है वो क्षारीय रूप में तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, वो एसिडिक रूप में अम्लीय माध्यम में पड़ा हुआ है, तो उसका डाइजेशन कैसे होगा, और जब डाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब होगा, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक, हम परेशान घूमने कभी भी अच्छा किसी को, अच्छा खास करके ना जब एज बढ़ती है, ठीक है, तो जब एज बढ़ती है 40 प्लस या 50 प्लस की बात किया जाए, तो जब धीरे धीरे एज बढ़ती है ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वीक होने लगता है, खाना पचाने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। आप लोग अपने घरों में ये नोटिस करेंगे कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि अरे खाना नहीं पचा, नहीं खाऊंगी, या हैवी खा लिया था, नहीं खाने का मन कर रहा है, पचा नहीं है, तो वो इसीलिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी दवा यूज करते हैं, एंटासिड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, What is the form of energy released at the end of digestion? बताइए कि डाइजेशन में किस ऊर्जा का रूप होता है, डाइजेशन किस ऊर्जा का रूप है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा जिसको उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा कहते हैं, और केमिकल एनर्जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर में डाइजेशन में जितने भी हार्मोन्स ना, एंजाइम हार्मोन्स एंजाइम होते हैं, ये केमिकल रूप से बधे होते हैं, ये रासायनिक होते हैं, ठीक है। अब जब ये रासायनिक होते हैं तो इनमें जो होने वाली क्रिया है वो भी रासायनिक होती है, जैसे कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि जो ट्रिप्सिन होती है वो किसका पाचन करती है, प्रोटीन का, किसका पाचन करती है, प्रोटीन का, ठीक है। ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, ये प्रोटीन को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देती है। अब ये ट्रिप्सिन सोचिए केमिकली कोई ना कोई बॉन्ड या कुछ तो कंटेन किया रहता है जिससे कि ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो भोजन का पाचन होता है वो किस रूप में होता है, रासायनिक रूप में होता है, केमिकली होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी, ठीक। चलिए अच्छा, पाचन तो केमिकली होता है, लेकिन क्या जो भोजन अमाशय से या फिर जो है इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत में जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये जो जाने की प्रक्रिया है क्या ये भी रासायनिक एनर्जी है? नहीं, ये रासायनिक एनर्जी कैसे होगी, वो तो मस्कुलर जो मूवमेंट होता है ना, जो हमारी आंतों में मूवमेंट होता है उसकी वजह से वो जाता है, तो ये गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। भोजन का खिसकना या सरकना गतिज ऊर्जा में आता है, लेकिन भोजन का पाचन रासायनिक ऊर्जा में आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। अब देखिए क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो सेम है, लेकिन तरीका पूछने का अलग अलग है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, किसी सिंपल क्वेश्चन को
घुमा के पूछा जाता है, और वो क्या फॉर्म होता है, यही। अब देखिए हमारा जो भोजन होता है बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, यही होता है ना। इसी 3 चीजों से तो खाद्य पदार्थ बनते हैं। अब ये तो पूर्ण भोजन में आ गया। अब मेरा इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो जब पूर्ण पाचन की बात हो गई तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ आ गया। लेकिन वापस से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ। अब इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भोजन का पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में होता है, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। इसका मतलब छोटी आंत तो नहीं होगा। सबसे पहले आप कट करोगे छोटी आंत को, बट ये गलत है। छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा ये बता सकते हैं आप लोग कि ये जो ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक, ये किसमें, मैंने बताया ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब फिर बात किसकी हो रही है, ये वसा की, फैट की। तो लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट मतलब सुक्रोज, सुक्रोज का डाइजेशन कौन करता है, हाँ, सुक्रेज। किसमें, ग्लूकोज में इसको तोड़ देता है, ग्लूकोज में इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पाचन। और यहाँ पे देखिए एमाइलेज भी होता है, एमाइलेज। ये क्या करता है, ये भी सुक्रोज को क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये तीनों पाए जाते हैं आपके पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय में पाया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, छोटी आंत। और कौन कौन से एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, फैट के लिए लाइपेज और सुक्रोज के लिए सुक्रेज या एमाइलेज। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आई थिंक इसका तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। माल्टोज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या सुक्रोज, बताइए क्या क्या है जो कि किसके, अग्न्याशय पेनक्रियाज द्वारा सिक्रीट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा माल्टेज किसका पाचन करता है, तो ये माल्टोज का करता है, माल्टोज का। ठीक है, और लैक्टेज किसका करता है, तो लैक्टिक एसिड। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, व्हाट इज द रिसेप्टर यूज टू डिटेक्ट टेस्ट। हमारा जो टेस्ट बर्ड होता है जिससे हम स्वाद लेते हैं, अरे खाना बहुत टेस्टी है मम्मी, तुमने आज खाना बहुत टेस्टी बनाया है। भले खुद कुछ ना बनाना आता हो, लेकिन जज करना तो हर किसी को आता है कि खाना बहुत टेस्टी है, नहीं नहीं खाना बहुत खराब है। तो क्या, कौन बताता है भाई हमें ये बात, तो सेंसरी रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या फिर गस्टेटरी। तो बताइए गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी, केमिकल या सेंसरी, कौन बताता है। तो रसवेदी अभिग्राही मतलब गस्टेटरी रिसेप्टर ही बताता है, ये हमारे स्वाद का अनुभव हमको कराता है। अब बात करते हैं कि ऑल्फैक्टरी मतलब घ्राण अभिग्राहक क्या करता है, तो ये गंध को बताता है, ये स्मेल बताता है, ये गंध बताता है, ये स्वाद बताता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सेंसेस जो संवेदना होता है ना उसको बताता है। ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा, हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करता है,
सेंस को बताता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च मीन्स मांड को सरल सिंपल शुगर में विघटित करता है। यहाँ पे बात हो रही है कि स्टार्च को किसमें, शुगर में, शुगर मतलब कि ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या एमाइलेज, बताइए कौन करता है ये काम। कौन करता है, कि बता सकते हैं इसका आंसर? चलिए मैं बताती हूँ, तो ये करता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, आपका स्टार्च जो होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है एमाइलेज, एमाइलेज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज ये करता है आपका लिपिड को, लिपिड को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन का मैंने बताया ही था कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? Which of the following has the largest size in the human body? हमारे शरीर में, अच्छा एक और क्वेश्चन मैंने इसके शायद पिछली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो आंसर क्या था, त्वचा। यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार बड़ा है, तो क्या आपको त्वचा ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो आपको त्वचा तो कहीं नहीं दिख रहा है। बट मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि त्वचा के बाद क्या आता है, बताइए क्या आता है। तो देखिए हम बेसिकली हमारे शरीर में ना दो डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, पाचन ग्रंथि पाए जाते हैं। दो पाचन ग्रंथि में पहला क्या होता है, यकृत, और दूसरा होता है अग्न्याशय। ठीक है, अब जो यकृत होता है ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, यह सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि है। उसके बाद क्या आता है, अग्न्याशय। अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, अग्न्याशय आता है, जो कि बड़ा है। और लीवर की क्या बात हो रही है, अच्छा लीवर की संरचना देखिए ऐसे ही तो होती है ना। आई थिंक मैं अच्छा बनाऊं, लीवर को जिगर भी तो कहते हैं, जिगर को लीवर भी कहते हैं। और फिर देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो राइट वाला होता है ये बड़ा होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है, छोटा होता है। और इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे छोटी सी ऐसे डग जैसी रचना होती है, उसको क्या कहते हैं, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लीवर का काम क्या होता है, लीवर जो है बाइल डक्ट्स, ये रहा बाइल जूस, बाइल जूस को बनाता है। लेकिन ये बाइल जूस तो बना देता है लीवर, फिर ये जाता कहाँ है, तो ये जाता है आपका बाइल डक्ट से होते हुए इसमें पित्ताशय में। यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर होता है। अब यहाँ स्टोर हो गया, लेकिन जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है तो ये जूस निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या करता है, वो पाचन करता है बाइल जूस से। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा स्ट्रक्चर। और ये भी कभी कभी पूछता है कि बाइल जूस का संग्रह या स्टोर कहाँ पर बाइल जूस होता है, तो कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। लेकिन पूछता क्या है कभी कभी, जैसे पूछा कि बाइल जूस बनाता कौन है, तो बनाता तो लीवर है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, पित्त की थैली में। आजकल तो देखिए बहुत तेजी से फैल रहा है कि जब जिसको सुनिए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो कैसे होता है, जो पित्त होता है वहाँ पे स्टोर ना, वही रिएक्ट करके स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब इसका ऑपरेशन, इसकी
पता है आपको, इसका कोई इलाज नहीं होता, दवा से ये ठीक नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा ये पित्ताशय ही निकलवाना पड़ता है, ठीक है। और अब तो लेप्रोस्कोपी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसको बहुत लोग दूरबीन वाला भी कहते हैं, बट दूरबीन जैसा कुछ नहीं होता। उसमें बस होता क्या है कि जो पित्ताशय होता है उसको छोटे छोटे पेट में, ऐसे पेट में 3 जगह छोटे छोटे मार्क करके क्या करते हैं, कट करके निकाल देते हैं, ठीक। तो ये होता है इसका ऑपरेशन, सर्जरी, जिसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन? यहाँ पे बात हो रहा है कि ऑक्सीडेशन में कौन है, ग्लूकोज, फैट, वसा, साल्ट या प्रोटीन, कौन है जो कि क्या करता है, क्या करता है वो करता क्या है कि हमें, हमारी बॉडी को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात कर ली जाए ग्लूकोज की, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से, माउथ से। लेकिन क्या ये पर्याप्त है हमारे शरीर को मैक्सिमम एनर्जी देने के लिए? जब भी आपको भूख लगती है आप क्या करते हो, मीठा खाते हो, पानी पी लेते हो, तो आपको तुरंत तो एनर्जी मिलती है क्योंकि इसका डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप वापस से थक जाते हो, ये आपको बहुत ऊर्जा नहीं दे सकती। अब बात करते हैं कि सॉल्ट, नमक, जब कभी किसी की बीपी लो हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको नमक दे देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और ये क्लोराइड क्या करता है, ये क्लोराइड करता क्या है, ये ब्लड के फ्लो में, ऑक्सीजन के फ्लो में या ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। सोडियम भी चैनल्स में पाए जाते हैं कि जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसीलिए क्या सॉल्ट देने से वो एनर्जी आ जाएगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो आप भी जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, पॉलीमर, बहुलक होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो जब ये बात किया जा रहा है कि ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड, और खास करके शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो कि आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। और प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना और टूट फूट की मरम्मत करना। मतलब जो भी बॉडी में टूट फूट हो जाती है या सेल्स में डैमेज होता है तो उसको रिपेयर कौन करता है, रिपेयरिंग का काम प्रोटीन भाई के पास है, वही रिपेयर करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो जिम जाते हैं वो लोग हाई प्रोटीन लीजिए, हाई प्रोटीन लीजिए, क्यों, क्योंकि जो जिम में वर्क करते हैं तो उनके जो सेल्स होते हैं ना, कोशिका, वो ज़्यादा से ज़्यादा टूटती है, डेड होती है, तो इसीलिए जब वो प्रोटीन लेते हैं तो वो मेंटेन होता है, ठीक। तो ये भी क्या करेगी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देगी, ठीक। अब बात करते हैं वसा की। तो देखिए वसा से क्या होता है, ये जो फैट होता है वसा का, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। और वसा 2 प्रकार की होती है, ये कार्बनिक होता है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है गुड फैट और दूसरा होता है बैड फैट। गुड फैट कहते हैं आप ब्राउन फैट को, ठीक है, और बैड फैट किसको कहते हैं, आप वाइट फैट को कहते हैं। जो मोटे लोग होते हैं ना उसमें वाइट फैट ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो उनको एनर्जी नहीं देता है। इनफैक्ट वो क्या करता है, उनकी जो वेन्स होती है, उनकी जो मसल्स होती हैं, उनको ब्लॉक करता है, उनकी जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है उसको ब्लॉक करता है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में ब्राउन फैट तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन वाइट फैट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए या फिर ना हो, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही, अब फिर से मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दीजिए। तो थैंक यू सो मच।